मैंने कल जैसा बताया आपको पूरा कि कैसे सिलेबस से उसको लिंक करना है, कैसे उसको पढ़ना है, वो सब आपको मैंने कल पूरा बता दिया था। आज अपना जो टॉपिक है, टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। लास्ट का जो चैप्टर था या संख्या की परिशिष्ट, वो मैंने कल बता दिया था। आज अपन 11वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य SDG। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्री के सिलेबस में कहाँ है, मेंस के सिलेबस में कहाँ है। दोनों जगह आपको पता होना चाहिए क्या इसकी लोकेशन में ये, मतलब मेंस की लोकेशन में लिखा हुआ है या कहीं पे। तो देखो, प्री में ये कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये है। कैसे है, ये करंट से लिंक करके पूछ लेगा, जैसे इंडेक्स वगैरह पूछता है। लेकिन मेंस में ये डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। मेंस में जब आप देखोगे, सिलेबस देखोगे मेंस का, तो लास्ट लास्ट की जो पॉइंट है उसमें ये लिख रखा है इन्होंने क्लियरली, सतत विकास लक्ष्य। इसका मतलब पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। अब वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो अपन पढ़ने के बाद में देख लेंगे। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कल भी मैंने बताया कि जैसे कैसे उन्होंने प्री में क्वेश्चन पूछे, वो सारा मैंने बताया था। आज अपन ये देखेंगे कि इस टॉपिक से अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ताकि आपको एक वो रहे कि अ, कितना इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखो, ये 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ लगा लिया ताकि ढूंढने में जल्दी रहे। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा 21 प्री में। क्या पूछा है कि राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है, और ये 4 ऑप्शन दे दिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सेम क्वेश्चन मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं था। कैसे नहीं था यहाँ से, क्योंकि ये प्रॉपर इधर इसका डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। आप इसमें पूरा गो थ्रू होगे तो इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई सतत विकास की। ये क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से पूछा, ये इन्होंने पूछा मेंस का जब सिलेबस खोलोगे तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें एक वर्ड लिख रखा है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा उन्होंने। ठीक है, अब इसका आंसर करने के लिए देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिनकी तैयारी है, जैसे जिन्होंने मेंस पिछली बार भी कोई पहले दिया होगा, या जिनकी एक बार सिलेबस हुआ हुआ है मेंस का, या जैसे प्री का भी, दोनों में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। लगभग 25 या 30 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मेंस में आए थे। एक तरह से छोटा सब्जेक्ट हो गया एनवायरमेंट। जैसे सोशियोलॉजी जितना पढ़ते हैं, लो पढ़ते हैं, उसके बराबर एक एनवायरमेंट को अपन वेटेज देते नहीं है। बाकी देना चाहिए। जैसे मतलब और स्कोर भी अपन 50% से अबव स्कोर कर सकते हैं उसमें, एनवायरमेंट में। और वो भी 1 या 2 पेज में अगर अपन तैयार कर ले सिस्टमेटिक, लेकिन उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वो मैं आज आपको दूंगा। जिससे आपका प्री में भी क्वेश्चन सी होगा, प्री में भी पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएगा बताता हूँ, देखो। जैसे इन्होंने मेंस में कहाँ कहाँ मेंशन कर रखा है, एक जगह सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। दूसरा इन्होंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ पर मेंशन किया सतत विकास। दो, फिर इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर देखो, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, ये वर्ल्ड में दिया है। अब ये क्या है, ये वही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब एकदम सेम है। तो कितनी बार आ गया, 3 बार। चौथा देखो, इन्होंने यहाँ लिख रखा है राजस्थान में। राजस्थान में कोई एनवायरमेंट चेंज थोड़ी हो जाएगा, अलग थोड़ी हो जाएगा, वही चीजें हैं। तो वापस यहाँ दे दिया। फिर आप चलो पेपर 3 में, पेपर 3 में देखो ये लिखा हुआ, पर्यावरणीय मुद्दे। उसके अलावा इन्होंने देखो ये लिख रखा, समसामयिक मामले, कोई भी गतिविधि हो सकती है। उसके अलावा आप चलो पेपर 4 में, पेपर 4 में जो ऐसे आता है, यहाँ पर एनवायरमेंट का एक न एक कई बार भेज जाता है क्वेश्चन, कि कोई ना कोई ऐसे पूछ ले। उसके बाद आओ, आप आओ पेपर 4 के इंग्लिश वाले सेक्शन में। यहाँ पर है ये वाला पैराग्राफ राइटिंग, 3 में से एक आ सकता है। तो कितनी जगह आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप सोचो, 8 दे रखा है, 30 नंबर का कंफर्म है क्वेश्चन आता है। और आप खुद देख लेना, 23 का जो पेपर हुआ उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से मतलब इंटीग्रेटेड होके कैसे पढ़ना होता है, ताकि अपन कम एफर्ट लगा करके वो पूरा टॉपिक कंबाइंड वे में तैयार करें। ये चारों पांचों जगह या 8 जगह जो दे रखा है, अलग अलग तैयार नहीं करेंगे।
एक साथ करेंगे और वही 2-4 पेज तैयार करेंगे और वो इतना सॉलिड तैयार करेंगे कि अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आप कैसे घुमा के पूछ लेना बोलो, उसमें से आंसर हो जाएगा। और ये इंडिया के जो इकोनॉमिक्स है, इसमें भी जैसे है ना, इस बार पूछा था उन्होंने, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मेंस का जो ये पेपर हुआ, उसमें देखो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ये बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात, मतलब ये सिस्टमेटिक लिख पाए होंगे इस क्वेश्चन को। 10 नंबर का डायरेक्ट पूछा था, यूएनएफ ट्रिपल सी। अब आधे लोगों को क्या, जैसे एक चीज और है, जैसे कोप वगैरह क्या होती है, कभी कोप 28 हो रही है, 15 हो रही है, इधर उधर कंफ्यूजन होता है। फिर जैसे, मतलब पिछले सालों के आप पेपर देखो, उनमें भी ये है। अगर आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा था ओजोन वाला, वो भी शायद 10 नंबर में था। तो 20 नंबर का तो मैंने सीधा सीधा ही बता दिया आपको। मतलब ऐसे, जैसे पिछली बार सतत विकास वाला पूछा, और भी मिल जाएगा, मैंने वो कंबाइन नहीं किया है, मैं कल और बता दूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं एनवायरमेंट से और सतत विकास से। अब देखो सतत विकास जो है वो टॉपिक, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे सतत विकास को करने से, एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। अभी देखो, अब जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, देखो वो एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। मेरा देखो बाय द वे, ये क्या होता है, एसीएफ, मैंने मतलब फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था अभी राजस्थान में अपने थोड़े दिनों पहले, मतलब 2019 की वैकेंसी थी जो कंप्लीट 22 में हुई थी। मेरा एनवायरमेंट ही ऑप्शनल था, तो मैं एनवायरमेंट में मतलब एक एक्सपर्ट ही रखता हूँ। एक मतलब फॉरेस्ट्री में भी रखता हूँ, एनवायरमेंट में भी रखता हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ एनवायरमेंट को लेकर, वो एकदम सॉलिड बताऊंगा, एक पूरी मतलब जो एनवायरमेंट जैसे लोग, जो जो लोग पीएचडी करते हैं उस टाइप का, आप समझ सकते हो। मैं आपको एकदम कॉमन अप्रोच बताऊंगा कि उस कॉमन अप्रोच से आप 2 या 3 ऐसे पेज तैयार कर लो, शुरू में ही तैयार कर लो। आप बिल्कुल रिलैक्स लोगे इन 20-25 नंबर को लेकर के। और ये आपके कहीं पर भी काम आ जाएंगे, कहीं पर भी आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर इनको आप, क्योंकि देखो बिना सस्टेनेबल डेवलप, मतलब बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आप कोई भी चीज, मतलब जैसे आपने कभी सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उनको आंसर राइटिंग के कंक्लूजन में आप कहीं पर भी यूज ले सकते हो। लेकिन वो कैसे यूज लेना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो आपको आना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो, ये जो सतत विकास की डेफिनेशन पूछी थी, ये मैंने वहां से एनसीईआरटी से उठाई थी, वहां एकदम क्लियरली लिखा हुआ था, और 2 नंबर के हिसाब से ही लिखा हुआ था। ये जिसने लिखा था उनको वो नंबर दे दिया था फुल में से फुल, है ना। पर्यावरणीय विकास और विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लिखा हुआ था कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करना। अब देखो ये चीज है ना, ये पहले से प्रिडिक्ट क्वेश्चन है। क्यों प्रिडिक्ट है? कि उन्होंने क्लियरली 2 जगह मेंशन किया है। तो ये कोई वैसे नहीं है कि भाई उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछा, या अपन को ये क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए वहां, बिल्कुल एकदम, है ना। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो गणित है ना, ये गणित आपको तभी समझ में आएगी जब मैं एक आपको स्टोरी समझाऊंगा। उस स्टोरी के बाद में ये चीज सब लिंक होगी। जैसे आपने सुना होगा कोप की मीटिंग होती है, कभी यूएनएफ ट्रिपल सी आ जाता है, कभी सीबीडी आ जाता है, कभी डेजर्ट का आ जाता है, कभी एजेंडा 21 आ जाता है, कभी क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, कभी पेरिस आ जाता है, कभी कोई अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई, सब बोलते हैं कि कोप तो तैयार करके जाना है, पूछता है विशेषता, पूछता है, ये पूछता है। या जैसे रियो डी जेनेरियो क्या हुआ, समिट क्या हुई। ये मतलब ये बहुत एक मतलब आधे पेज का है, लेकिन ये स्टोरी में समझ में आया हुआ होना लिंक। लेकिन ये क्या वही बता पाता, जैसे मेरे खुद के कंफ्यूजन होता था, मैं बता रहा हूँ, जब तक मैंने वो नहीं पढ़ा। मतलब यूपीएससी में भी बहुत इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन क्या होता है ना, वो चाबी हाथ नहीं लगती कि यार ये है ना, ये है क्या चीज, है ना। तो उसके पहले मैं आपको ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आपके खाका समझ में आ जाए। जब खाका समझ में आ गया ना, तब आप जितना रिसर्च करोगे ना, उतनी चीजें मिल जाएगी आपको। अब देखो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, जैसे 1966 या 70 के आसपास क्या हुआ था पूरे वर्ल्ड में, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो एक चरम स्थिति पर था। जो डेवलप्ड कंट्री थी ना, उनके मन में था कि जितना उत्पादन कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं वो कर लो। तो उन्होंने क्या हुआ, ये 66 के आसपास या जो 70 वाला ईरा था, इसमें सबने एकदम भागदौड़ उनकी बैंकर वाली थी कि अपन कैसे न कैसे करके एनवायरमेंट को दरकिनार करके उन्होंने अपने आप को डेवलप करने का, ये कौन क्या मैसेज है, लास्ट चैप्टर है, किसी का मैसेज है, कौन सा चैप्टर है, 11 चैप्टर।
तो अब क्या हुआ, जैसे कि अब सब कंट्री एक होड़ में कि है ना जितना डेवलपमेंट कर सकते हो कर लो। उस दरमियान जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना ऊपर वाली, जैसे आपने कभी देखा होगा मैप में, नॉर्वे, स्टॉकहोम, मतलब ये स्वीडन, है ना, फिनलैंड, ये कंट्री है ना, ये थोड़ा सा सोचती है एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सब लोगों ने मिलकर के वहां पर, 1972 की बात है ये, तब इन्होंने सोचा कि एक है ना, एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। देखो एक चीज, एक है ना प्रोटोकॉल होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, दोनों में देखो डिफरेंस होता है। कॉन्फ्रेंस केवल ये होती है कि जैसे कोई चाय पानी मतलब पीने का सिस्टम है, जैसे कोई वहां पर राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, चाय पानी पियेंगे, बातचीत करेंगे और चले जाएंगे, ये तो होती है कॉन्फ्रेंस। प्रोटोकॉल होता है मतलब वो चीजें बाइंडिंग हो जाएगी उस चीज पर, कि आपने जो बात बोली है वो लिखित में बोली है, आपको उसकी अपनी बात पर रहना पड़ेगा। ये तो होता है मोटा मोटा प्रोटोकॉल को भाई। आपने जैसे आपने पढ़ा होगा कि यानी क्योटो प्रोटोकॉल, फलाना प्रोटोकॉल, एक होता है कॉन्फ्रेंस, होता है कॉन्फ्रेंस जस्ट एक मीटिंग होती है। फिर इन्होंने क्या सोचा कि अपन जितने भी राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर, उनको सबको निमंत्रण भेजा कि हम एक बार चर्चा करना चाहते हैं कि एनवायरमेंट को लेके हम प्रतिबद्ध हैं, हम एनवायरमेंट पे है ना चर्चा करना चाहते हैं, आप सब लोग आओ। तो उन्होंने एक स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये इतनी स्टोरी है, इससे आप है ना सारे क्वेश्चन कर लोगे, मतलब ये आपको मोटा मोटा गेम समझ में आ जाएगा इस स्टोरी से। फिर आपकी मेहनत है कि आप कितना उसमें उसको समझ पाते हो या पढ़ पाते हो या लिंक कर पाते हो। अब जैसे ये जैसे ही मीटिंग होती है, अपने यहाँ की जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, वो वहां पर जाती है उस टाइम। और ये बात है, बाय द वे, ये बात 5 जून की है, 5 जून 1972 की। अब वो मीटिंग होती है वहां पर भी, जो स्पीच होती है, वो शायद यूट्यूब पर भी पड़ी है, अभी आप देख लेना, जो इंदिरा गांधी की स्पीच है उसमें उन्होंने जो स्पीच दिया था वो इसमें ये बात बोली थी, भाई गरीबी हटाएंगे ना तब अपन को एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट सही होगा, ऐसा कुछ उन्होंने एक लाइन बोली थी उस पर। अब क्या हुआ, अब ये मीटिंग हो गई है, सारा हो गया है, उसके बाद इन्होंने सोचा भाई यहाँ से मीटिंग से निकलते हैं तो कुछ एक चीज, एक कोई एक ढांचा खड़ा कर लेते हैं, अपन एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, ताकि अपन कई बार अगली बार भी मिले तो कहाँ मिलेंगे, कुछ ऐसा बनाई तो थी। तो सबसे कुछ पैसा चंदा इकट्ठा करके उन्होंने एक यूएनडीपी नाम की एक संस्था बना दी उन्होंने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो थी, ये संस्था थी ना, ये इसका शायद हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में कर दिया, वो तो फैक्ट्स है, उन पे मत जाना। मतलब वो, फिर ये सारों ने मिलके कि भाई अपन यहाँ मिलते रहेंगे, और वहां पर एक सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया। अब उसके बाद में ये भूल गए, इंदिरा गांधी जी अपने भी भारत में आ गई। तब यहाँ पर आकर के जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनसे बातचीत की, क्या अपन ने वो भी आ गए। अब जो जैसे उस टाइम, क्या उस टाइम भी आईएफएस वगैरह होते थे, डीएफओ वगैरह होते थे, वो भी सब गए मैम के पास, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, ये चीजें उनको भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के दी थी, भाई एनवायरमेंट को लेकर आपको ये बातें बोलनी है। तो उन्होंने बोला भाई हर कंट्री आप काम करो अपने अपने लेवल पर। तब आपने सुना होगा कि 1972 में एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वो उसी टाइम में क्यों आया, क्योंकि है ना भारत ने अपनी तरफ से क्या क्या काम किया। और 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट क्यों आया, ठीक है ना, इन सब के पीछे लॉजिक था। जो जो लोग उस टाइम, जैसे कैलाश सांकला था, वो ए, इसमें थे, मतलब टाइगर में थे, तो उनको भाई बोला कि आप है ना इस पे पूरी रिपोर्ट बना के लाओ। तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है 1992 में। 1992 में क्यों आया, उसका भी लॉजिक था। हर चीज के पीछे वो एक ना एक स्टोरी जुड़ी हुई थी। फिर 1980 में जो मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाला था, वो क्यों आया, 1986 में क्यों आया, ऐसे है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको कहीं क्वेश्चन में सेट करने में उसका उपयोग होगा। अब ये मीटिंग हो गई, उसके बाद में सब भूल भाल गए, वापस अपने अपने काम में लगे, क्योंकि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस थी, चाय पानी के लिए बुलाई गई थी। फिर उसके बाद में ये चीजें चलती गई, चलती गई, चलती गई। वर्ल्ड लेवल पर एनजीओ, जो एनजीओ होते हैं ना, वो इन चीजों पर काम करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से, गैर सरकारी संगठन होते हैं, वो अपने स्तर पे काम करते रहते हैं। फिर इन्होंने क्या सोचा कि मैटर मतलब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब है ना ये जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ रहा था, और जो बार बार एनजीओ की रिपोर्टें आ रही थी उनसे पता लग रहा था कि एनवायरमेंट को लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। तब इन्होंने फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका नाम दिया गया रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर होती है, ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। एक तरह से उनको फिर से बुला लिया वहां पर। और ये टाइम है लगभग फिक्स 20 साल, 82 और 92। इसलिए इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टॉक ऑफ कॉन्फ्रेंस +20।
या रियो डी जेनेरियो हो गया। अब वहां पर क्या हुआ, मोटी मोटी 5 फाइलें रखी गई कि अपन के पास ये 5 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर अपन को बातचीत करनी चाहिए। तब इनका पहला मुद्दा था कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पहला नाम है जो आप बहुत बार सुनते हो, नहीं मतलब इस साल क्वेश्चन भी पूछा था। ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन था देखो, ये लिखा हुआ है UNFCCC। अब इसमें ये NDC क्या होता है ये तभी समझ में आएगा जब ये थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का एक आइडिया रहेगा ना, तो आप वो चीज लिख पाओगे सही से। अब क्या हुआ, एक फाइल इसकी तैयार की गई जो क्लाइमेट चेंज पे थी। अब ये क्वेश्चन देखो, इस पर ही क्यों पूछा उन्होंने मेंस में, इसका पीछे लॉजिक पता है आपको? क्योंकि इन्होंने है ना हर जगह जलवायु परिवर्तन ही वर्ड यूज किया है। जैसे आप मेंस का जो सिलेबस देखोगे ना, ये इन्होंने देखो जलवायु परिवर्तन वर्ड किया, तो कंफर्म हो गया है कि ये क्वेश्चन है ना इस पर ही पूछेंगे आपसे, इन 3 पर नहीं पूछेंगे। ठीक है। और इसीलिए तो कोप पूछते हैं, कोप 28 पूछते हैं बार बार, या इस बार कोप 29 पूछ लेगा। वो क्यों पूछेगा? क्योंकि उनको उन्होंने सिलेबस में यही मेंशन किया है। अब क्या हुआ, वहां पर 5 फाइलें रखी जाती है, जिसमें एक फाइल का नाम होता है क्लाइमेट चेंज की फाइल। दूसरी फाइल है वो डेजर्ट पर होती है, डेजर्टिफिकेशन पर। तीसरी फाइल होती है वो बायोडाइवर्सिटी पर होती है। चौथी फाइल है वो एजेंडा 21 पर होती है। पांचवी फाइल है वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर होती है। अब अपने काम की है ना, ये भी अपने काम की नहीं है। इनडायरेक्ट ये अपने तीन ये चारों अपने काम की है, लेकिन डायरेक्ट अपने ये काम की है ऐसे। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जो कोई ऑप्शनल की तैयारी है उनके लिए। अब ये जो मीटिंग हुई ना, इसका काम था कि आपको क्लाइमेट चेंज पर ही बात करनी है। इसका मतलब था कि आपको बायोडाइवर्स सॉरी डेजर्टिफिकेशन पर ही बात करनी है, मतलब मरुस्थल की चीजों पर ही बात करनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, और इसका था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये बात करेगा बायोडाइवर्सिटी पर। और ये बात करेगा कि 21वीं सदी का वर्ल्ड कैसा होगा, उस पर चर्चा करेगा एजेंडा 21। अब क्या हुआ, ये जैसे ही सबमिट कंप्लीट हुई, उन्होंने सारी रिपोर्टें दे दी और सबको बोला कि आप, ये प्रोटोकॉल है, इस बार आपको चाय पानी के लिए नहीं बुलाया हमने, हमने पूरी आपको, हम साइन करवाएंगे आपसे। तो धीरे धीरे सब कंट्रियों ने साइन कर दिया। कभी अपन ने शायद 95 96 में किया, वो डेट ज्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है, उस पर जाना भी नहीं चाहिए। फिर 1997 में अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो ये वाले लोग हैं, एक बार मैं इसको कर देता हूँ। ये जो UNFCCC वाले लोग हैं, इनको तो बोला हम हर साल मिलेंगे, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा गंभीर मैटर है, इसलिए तो इसको बोला गया कोप। इन सबको ही कोप बोलते हैं। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जितने भी देश उसमें शामिल होंगे वो हर साल इस चीज पर मीटिंग करेंगे। वो कहाँ मीटिंग करेंगे, वो अलग अलग कंट्री डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से कोप 1 स्टार्ट होती है। इनको तो बोला कि आप हर साल करना, इनको बोला 2-2 साल से करना, ये दोनों 2-2 साल से करते हैं। इसलिए ये तो पहुंच गए किसके पास, कोप 29 के पास। मतलब 29 साल पहले की बात है, आप इसको काउंट करके देख लेना, जब से ये लागू हुआ है, शायद 95 से लागू हो गया था ये, है ना। हर साल इनकी मीटिंग हो रही है। जैसे पिछली पिछली बार जो मीटिंग हुई कोप 28 थी, और ये कोप 29 तक घूमते घूमते पहुंच गई। अब क्या होता है, जो मेन कॉन्फ्रेंस होती है ना, जैसे मान लो तो प्रोटोकॉल अपन वर्ड यूज करते हैं, पेरिस वाला वर्ड यूज करते हैं, या जैसे और है ना, मतलब बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे ना ये कोपेनहेगन वाला है, ऐसे करके है ना, कुछ वर्ड यूज करते हैं जो मतलब राजधानी में अलग अलग जगह होता है, मीटिंग होती है। या रियो डी जेनेरियो में फिर से मीटिंग होती है शायद 2012 के अंदर, इसको रियो 20 बोलते हैं, कि रियो में वापस 2012 में मीटिंग कर ली, दो में मीटिंग कर ली ऐसे। वो कुछ इंपॉर्टेंट होती है जिनके कुछ कुछ पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं बस। बाकी है ना, आपसे एग्जाम में वो इतनी उम्मीद करता है कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और लेटेस्ट वाली मीटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और थोड़ा सा खाका पता हो भाई ये चल कैसे रहा है, इतना पता होना चाहिए। ये तो थी क्लाइमेट चेंज पर, जो चलते 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 अभी 29 तक आ गई। जो अभी 29 में बाकू में, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां पर ये मीटिंग होने वाली है। और ये लगभग मीटिंग नवंबर दिसंबर में होती है। उसके बाद में दूसरी जो फाइल थी वो थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन पर, मतलब डेजर्ट पर बात करेंगे। जैसे अफ्रीका में डेजर्ट बहुत ज्यादा है, अपने भी है, थार वाला है,
ठंडे हैं, गर्म है, जितने भी डेजर्ट है उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, या उनको कैसे अपन डेजर्टिफिकेशन को सही करें, वापस रिवाइव करें, मतलब उनको सही तरीके से वहां पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना रहता है उसको कैसे सही करें। हर चीज में देखना दो ही वर्ड यूज किए जाएंगे, मतलब दुनिया में जितनी भी फॉरेस्ट और ये क्लाइमेट चेंज और जितना भी है ना, दो ही चीज पे टिका हुआ है, फ्लोरा और फोना। मतलब या तो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु, ये दो चीज ही है। इन ये वर्ड आपके है ना आंसर राइटिंग में रखना चाहिए कि फ्लोरा एंड फोना, मतलब आपने पूरी चीज की कवर कर दिया एक तरह से। वैसे ही ये यूएनसीसीडी हो गया, इसकी हर 2 साल से मीटिंग होती है, 96 से मीटिंग हो रही है, इस साल को 15 मीटिंग हुई थी। आपने देखा होगा कि शायद 2-3 एग्जाम में ना, आरपीएससी के एग्जाम में ये पूछा था। उसका लॉजिक ये था कि कोप जो 14 हुई थी ना, 14, वो राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में क्या भारत में हुई थी, ग्रेटर नोएडा में, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। बाकी वैसे पूछता नहीं है ये। और ये प्री में पूछेगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। उसका पीछे लॉजिक है कि उन्होंने प्री के सिलेबस में क्लियरली साइंस, साइंस का जो सिलेबस है, साइंस का नहीं, वो कौन सा था, एक मिनट, इन्होंने मेंशन कर रखा है ये वर्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी में शायद, ये रहा देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन्होंने मेंशन कर रखा है मरुस्थलीकरण। पर्यावरणीय मुद्दों में मरुस्थलीकरण का मुद्दा केवल वही है, यूएनसीसीडी का क्वेश्चन पूछूंगा, ये खुद बोल रहा है। जलवायु परिवर्तन का खुद बोल रहा है कि मैं यूएनएफ ट्रिपल सी पूछूंगा। ओजोन वाले में मैं ओजोन की अलग बात करूंगा, ये बोल रहा है कि मैं वो 2 प्रोटोकॉल पूछूंगा आपसे। समझ गए, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग वही, इनसे लिंक होके आ जाएगा क्वेश्चन। समझ गए। अब ये बायोडाइवर्सिटी की, ये भी 2 साल से होती है। जैसे कोप इस बार 16 होने वाली है, कोलंबिया में होगी, 2024 में होगी, 2022 में हुई थी, वो 15वीं हुई थी। समझ गए, ये वाला बायोडाइवर्सिटी पर, ये मरुस्थलीकरण। और जो ये है एजेंडा 21, ये क्या चीज है कि 21वीं सदी का कैसा होगा, विश्व कैसा होगा, उसके लिए इन्होंने इस चैप्टर से अपना लिंक, ये अपने वाली चीज आ गई। अब क्या हुआ, 2000 से लेकर 2000 से लेकर के 2015 तक, 15 तक मिलीनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे कि ये गोल अपन प्राप्त कर लेंगे तो अपना काम, गरीबी वगैरह है, एनवायरमेंट वगैरह है, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें, जिसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2030 तक को उनको टारगेट किया गया। जो अपना वाला चैप्टर है वो यहाँ से लिंक है, इससे ऐसे करके ये गणित है जो आज तक चलती हुई आ रही है। अब इसमें क्या है कि वो घुमा घुमा के पूछता है, कभी को पूछ लेगा, कभी यूएनएफ ट्रिपल सी वर्ड आ जाएगा, यूएनसीसीडी आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद में मैं 2 क्लास लूंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, तब मैं उसको अच्छे से बताऊंगा आपको कि प्री और मेंस के हिसाब से कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, ताकि एनवायरमेंट वाला बंदा चेक करते ही उसको मजा आ जाए कि यार इसने सही लिखा है, एकदम वो चीज लिख ली जो मेरे को चाहिए थी। क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही होता है, जैसे मान लो मेरे को एनवायरमेंट में एक्सपेक्ट है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये है ना, ये पांचों चीजों में ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी लिख दे, तो मेरे को लगेगा ये है ना, मतलब इसने उस बात पकड़ ली है, इसका मतलब तीनों चीज को क्लियर है। एक वर्ड से कई बार क्या होता है ना, वो पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि अगले को ये चीजें पता है इतनी। समझ गए। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ये तो था इसका बेसिक बैकग्राउंड जो मैंने बता दिया। अब ये यहाँ से स्टार्ट, अब कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार बताओ। आवाज आ रही है? यस सर। जी मैं सही समझा पा रहा हूँ? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक आपको, कि एक बेसिक डाउट जैसे, मतलब एक ओवरव्यू, वैसे इतना अंदर नहीं गए, मैं मतलब आपको थोड़ा फेमिलियर कर रहा था इस चीज से कि आप समझ पाओ जो बात को। आगे चला जाए। यस सर। अब देखो ये जो, अब इसमें लिखी हुई, देखो ये लिखा हुआ है, सतत विकास लक्ष्य जो कि वैश्विक लक्ष्यों के नाम से जाने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने के लिए वर्ष 2030 तक सभी लोगों द्वारा शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया। अब देखो ये जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ना, ये बहुत गहरे वर्ड होते हैं, ये उनको ही समझ में आते हैं जो ये रिपोर्ट बना रहे होते हैं। अब समृद्धि ये वर्ड है ना, मतलब जैसे वैसे एक कॉमन बात ऐसे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट होता है वो तो यूं ही, भाई ठीक है शांति या समृद्धि लिखा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन है ना इसके पीछे बहुत शांति, मतलब बहुत जरूरी। देखो वर्ल्ड में शांति नहीं होगी ना, जैसे बार बार वार हो रहे हैं, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, उससे एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीजों की, जैसे ये 2 वर्ड ही लिखे लेकिन इनकी वैल्यू बहुत होती है।
है ना, इनडायरेक्ट वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, तो इनको आपको ढंग से इसे पढ़ना है। अब क्या करते हैं, जैसे अब कई लोग बात क्या करते हैं, गुटके ले आते हैं तो पढ़ लिया, अब ये मेन थीम तो क्या करता है, खुद देता है वो, पर इसको पढ़ना होता है हल्के से, पढ़ा, फैक्ट्स निकाले, थोड़ी समझ विकसित की और आगे बढ़ गए। अब इसमें वही है, स्टोरी है, लिखा हुआ है, 17 उन्होंने विकास लक्ष्य रखे थे, इसमें जिनको एसडीजी बोला गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर टारगेट बना लिए, मतलब इन 17 को अलग अलग भागों में इन्होंने तोड़ दिया 100 गुण अंतर में, ताकि वो समझ में आ जाए। और ये सितंबर 2015 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर देखो सभी देश है इसमें सारे 193, क्योंकि इसमें वैसे कोई नहीं है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, आपको करना है, हम प्रयास करेंगे। एक प्रयास की बात बोली, जहां प्रयास की बात है वो कौन नहीं करना चाहिए, सब आ जाएंगे उसमें। फिर इन्होंने ये एक थीम बोला भाई, ट्रांसफॉर्मिंग अवर द वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखो फैक्ट कौन कौन से याद रखने होते हैं, 2015 से लेकर के जितनी एग्जाम हुई उनमें ये भर भर के पूछ लिया है, ये सारे फैक्ट पूछ लिए ये, तो आपको स्कोप नहीं है यहाँ, वैसे पूछेगा नहीं आ रहे इसमें, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना है, ये चीज फैक्ट्स याद होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ है रही है सर। क्लियर है आ सर। रही है। ये आप, अब देखो इसकी जैसे ये कोई भी पीछे ना रहे, ये इसकी थीम थी, है ना, इस सिद्धांत पर काम करेगा भाई, सबको हम साथ लेके चलेंगे, जितने भी कंट्री हैं, अल्पविकसित हो या विकसित हो या चाहे विकासशील हो, सब कंट्रियों को लेकर साथ में चलेंगे, तो ये टैगलाइन पूछ सकता है, कोई भी पीछे ना रहे। जैसे इस बार पूछा था 2023 में कि कोई भी भूखा न सोए, वो वाला पूछा, वैसे वैसे पूछ सकता है। देखो कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते चीजों को, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, इसलिए ये वाला हो गया, ऐसे ये फैक्ट याद करने हैं आपको। अब क्या होता है, जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये 17 बनाए गए, इनको अलग अलग जैसे टारगेट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद में इनको प्राप्त करने के लिए कुछ इंडिकेटर दिए गए। वो इंडिकेटर जैसे है ना, तीनों स्तर पर है, जैसे देखो यहाँ से दे रखा है, ये देखो लिख रखे यहाँ पे पूरे 17 टारगेट लिख दिए इधर। फिर उसके बाद में ये टारगेट है, ये ग्लोबल लेवल के हैं, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये नेशनल है, ये स्टेट के हैं और ये डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये आपको याद नहीं रखने हैं, मतलब जैसे स्टेट वाला कई बार पूछ लेता है, तो आप ये याद रख लेना भाई 330 पर था, या जैसे ये ग्लोबल वाला वो 248 का है भाई, दो का टेबल, मतलब दो का टेबल क्या वैसे है, 2 का 4 का 8 ऐसे, है ना, ये इसका उल्टा फुल्टा कर देना तो ये वापस वो हो जाएगा, है ना, 284 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये वाला इसमें याद रखना, ये 17 गोल इसलिए याद होने चाहिए, देखो इसका पहले तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन से गोल में कौन सा क्या लिखा हुआ है, ये पूछ सकता है केवल नाम नाम। और इससे क्या होगा, आपकी जो आंसर राइटिंग है ना, उस टाइम पर क्या होगा कि आपको जैसे मान लो एनर्जी पे क्वेश्चन आ गया, तब आप ऐसा लिख सकते हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 नंबर का है, वो किफायती और स्वच्छ ऊर्जा को पूर्ण कर 2030 तक पूर्ण करने में ये जो अपन काम है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा था मेंस में, इन्होंने पूछा था ये वाला कि इसमें ये लिख सकते थे, जैसे है ना, जलवायु परिवर्तन की वो बात है, तो जलवायु परिवर्तन वाला जो भी, जैसे ये लिख सकते थे SDG 13, तो वो थोड़ा खुश हो जाता है कि भाई हाँ यार इसने वो बात लिख दी जो मेरे को चाहिए थी। बस इतने काम के हैं, बाकी वैसे कोई इनका काम नहीं है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे फिर ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब स्टोरी दी हुई भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं काम। अब इस पे 5 चीजों पर ये काम करेंगे, जो 17 गोल है ना, इनको इन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया मोटे मोटे स्तर पर, कि जैसे लोगों के लिए कौन से हैं, समृद्धि के लिए कौन से हैं, प्लेनेट प्लेनेट के लिए कौन से हैं, और पार्टनरशिप के लिए कौन से हैं, और शांति के लिए कौन से हैं। ये पता होना चाहिए कौन सा के लिए है। वो इसमें लिस्ट नहीं दे रखी है, वो मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, कि जैसे है ना, इसको भी डिवाइड करते हैं कि इनमें से लोगों पर असर कौन सा होता है, देखो 1 का होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे ऐसे अलग अलग डिवाइड करके इनको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, प्री में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पी नहीं है, शामिल नहीं, आयाम में शामिल नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। मेंस में ऐसे पूछ लेगा कि एजेंडा 2030 के केंद्र में 5 महत्वपूर्ण आयाम है, उनको लिखिए या उन पे टिप्पणी करिए, तब ये पांचों को नाम लिखने हैं, या अपन इनका कहीं यूज कर सकते हैं कि ये 5, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जब आपको नहीं आ रहा ना, तब आप ऐसी चीजें यूज करना पड़ेगी अपन को। भाई इन 5 चीजों में पूरा वर्ल्ड आ गया एक तरह से, एक लोग से, एक छोटे एक आदमी से लेकर के पूरे वर्ल्ड तक का, ग्लोबल लेवल का। उसके बाद में इनका कोई मतलब नहीं है, देखो सब गोलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, केवल इनको रीड करना है, अपने स्तर पे पढ़ लेना, बाकी ये केवल नाम नाम है जो मैंने यहाँ बता दिया सारा, ये वाला ये पता होना चाहिए यहाँ तक।
अब है इन सिद्धांत और टारगेट को पूरा करने के लिए देखो हर स्तर पर एक वो बना रखा है सिस्टम। जैसे स्टेट लेवल पे बात करें तो नीति आयोग काम कर रहा है, अपनी है जो आयोजन विभाग काम कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, नीति आयोग देश में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एक नोडल संस्था है जो सहकारिता और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को का नेतृत्व कर रहा है। ये वर्ड देखो अच्छा वर्ड है, जैसे है ना नीति आयोग इस चीज पर ही काम कर रहा है मोटे तौर पर। तो नीति आयोग वो इंडिया स्तर पर काम कर रहा है, और जो राजस्थान स्तर पर है वो कौन कर रहा है, आयोजन विभाग काम कर रहा है। इनमें देखो कुछ समझाने का कुछ नहीं है, जो स्टोरी थी वो तो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें फैक्ट है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई एसडीजी को प्राप्त करने के लिए नोडल संस्था कौन सी है देश में, ऑप्शन दे देगा नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन दे देगा आयोजना विभाग या कोई गृह मंत्रालय या कुछ भी, मतलब ऑप्शन ऐसा दे देगा, फिर आपको उसमें नीति आयोग टिक करना है। सीधा सा है क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। और जो देखो जो वो राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क है ना, जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, वो उनको विकसित करने के लिए वो क्या एक साइंटिफिक मैनर होता है, मतलब उसमें कुछ हल्की फुल्की साइंस ही होती होगी, इसलिए इसमें अलग एक वो विभाग, मतलब अलग मंत्रालय को चार्ज दे दिया ऐसे। ये है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी 2 नंबर में पूछ ले और प्री में भी आपको पता होना चाहिए कि जो एसडीजी इंडिया का जो इंडेक्स बनता है वो समग्र स्कोर है वो 0 से लेकर 100 की सीमा के बीच में होता है। लेकिन उसको आसान भाषा में समझाने के लिए या कि उसकी कैटेगरी डिवाइड करने के लिए वह कौन सी श्रेणी में आ गया, जिला या स्टेट, उसके लिए उन्होंने 4 श्रेणियां बना रखी है, जिसका नाम है अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। ये सेम वैसे ही है जैसे अपन आरएसपीटी वैसे देते हैं, जैसे पहले अपन एस्पिरेंट होते हैं, फिर अपन परफॉर्म करते हैं, फिर जो प्री पास कर लेता है वो फ्रंट रनर में आ जाता है, और जो फाइनल सेलेक्ट हो जाता है वो अचीवर हो जाता है। ऐसे करके इसको याद कर लो कि एस्पिरेंट है, फिर परफॉर्मर है, फिर फ्रंट रनर है, फिर अचीवर है। 4 श्रेणियां होती है, इसमें सबसे बड़ा है कि स्कोर पता होना चाहिए, कि जो एस्पिरेंट वो होता है जो 0 से लेकर के 50 स्कोर हो। 50 शामिल नहीं है, ये बात को याद रखना, 50 शामिल नहीं है। 50 अगर स्कोर आ गया तो परफॉर्मर में चला जाएगा, और 65 तक, ये 65 शामिल नहीं है, 65 के बाद से लेकर के 100 तक जाएगा फ्रंट रनर, और एग्जैक्ट 100 स्कोर होगा तभी वो अचीवर कहला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, बताता हूँ देखो। ये राजस्थान की 16 गोल पर ये निकली, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो राजस्थान का जो निकला था, उसमें राजस्थान को जो रैंकिंग दी गई थी हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, या जो नंबर दिया गया था, उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर दिया था ना, जिसमें 100 अंक है अपने देखो, इसमें कहीं पर भी 100 नहीं है, यहाँ पर भी 100 नहीं है। अब ये कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, वैसे कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि अपने यहाँ पे किफायती स्वच्छ ऊर्जा अधिकतम होती है या अपन उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये एग्जामिनर के एकदम दिमाग में क्लिक करेगा, ये कंफर्म आएगा क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है इस बार पूछ लेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राजस्थान के लक्ष्यवार जो स्कोर है उसपे किस किस गोल में अचीवर जो श्रेणी है वो प्राप्त की है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, संधारणीय शहरी समुदाय वाला दे देगा, उद्योग वाला दे देगा, शिक्षा दे देगा, और लैंगिक समानता दे देगा, या चौथा ऑप्शन ये। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनमें, ये वाला ये लास्ट स्कोर पूछ सकता है बस। ठीक है, ये जो इन्होंने दे रखा है प्रथम संस्करण, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स जो अभी लेटेस्ट आया है, जिसमें स्कोर अपना 66 था। ठीक है, अब इसको क्या कर रखा है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो नोडल विभाग है आयोजना विभाग, उन्होंने इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के लिए उन्होंने एक 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप बना रखी है, जहां पर वो काम को इंप्लीमेंट सही ढंग से कर सके, और उसको भी और अच्छे से समझने, मतलब और अच्छे ढंग से या मॉनिटरिंग या क्रियान्वयन करवाने के लिए उन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हर चीज की मतलब अलग अलग कमेटियां बना रखी है। ठीक है, जैसे देखो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, राजस्थान सरकार जो मेन है वहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है, उसके अलावा जो विभाग है उसमें वो कौन सा है, नोडल विभाग। ये फैक्ट्स है, मतलब इसमें कोई वैसे गणित नहीं है। एक रिपोर्ट होती है, देखो ये रिपोर्ट है ना, संस्करण अलग अलग संस्करण है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे संस्करण, ये छठा संस्करण है, ये बताता रहता है कि भाई हमने कहाँ तक काम कर लिया, कितना काम हम कर रहे हैं। ये स्टेटस रिपोर्ट है, जिसको समझने के लिए आप क्या करोगे, ये दे रखा है डायग्राम उन्होंने बहुत अच्छे से, कि हमने ऐसा, जो देखो सबसे पहले इन्होंने एसडीजी का केंद्र बनाया, फिर उसके बाद में राज्य स्तरीय एवं एसडीजी मॉनिटरिंग क्रियान्वयन समिति बनाई,
फिर 8 सेक्टरल वर्किंग ग्रुप बने। देखो कोई चीज करते हैं ना तो वो काम करने के बाद ही पता चलता है। तो इन्होंने भी ये यात्रा है ना वो धीरे धीरे तय की है, तब ये आज यहाँ तक पहुंचे। ऐसा ये बताना चाह रहा है इस डायग्राम के माध्यम से। बस यही गणित ऊपर उन्होंने लिख रखी है, ये जिला स्तरीय की लिख रखी है। ये एसडीजी का बजट के साथ इसको लिंक कर दिया था 19 में। ये तकनीकी समिति है, ये लास्ट जो संस्करण है, छठा आया है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जो जारी किया है वो कौन सा है? पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां? ऑप्शन दे देगा। छठा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पीटी लाइक क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? ये हो गया यहाँ तक। अब देखो जो इसमें ये इन्होंने ये बोल रखा है भाई हमने क्या क्या काम किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है ना ये वाला काम है। एक क्या हुआ कि राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा और पोषण है ना उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए एक संस्था है वर्ल्ड की, विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसके साथ में इन्होंने मिलकर के राजस्थान सरकार का आयोजना विभाग और वर्ल्ड की जो संस्था है विश्व खाद्य कार्यक्रम उसके साथ सहयोग करके एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहली बार ही है, पिछली बार नहीं था ये। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस किस संस्था के साथ में सहयोग किया है, वो संस्था का नाम बताओ। ऑप्शन दे देगा, जैसे वर्ल्ड बैंक दे देगा या विश्व खाद्य कार्यक्रम दे देगा। ऐसे चार ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेगा कि कौन सा वो संस्था है। दूसरा ये दे देगा कि वो रिपोर्ट कौन सी है, क्या रिपोर्ट है वो, जो भी हाल ही में आयोजना विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में लिंक करके वो चीज निकाली है। और ये मोटे तौर पे चार स्तंभों पर टिकी हुई है: खाद्यान्न उपलब्धता, भोजन तक पहुंच, खाद्य उपयोगिता और खाद्य स्थिरता। अब देखो यहाँ से एक बात समझना। पहली चीज तो ये बता देता हूँ, जैसे इसमें जो रैंकिंग निकली थी ना उसमें हनुमानगढ़ टॉप पर आया था, और जो लास्ट रैंक थी वो जैसलमेर की थी। अब क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे इसमें है ना कंफ्यूज हो जाएंगे वो। जैसे जैसे हनुमानगढ़ ऑप्शन देगा वो हनुमानगढ़ कैसे हो सकता है ये वो, फिर क्योंकि है ना जो इस बार जो एसटीजी इंडेक्स आया था ना उसमें रैंकिंग टॉप पर वो झुंझुनू था, इसलिए वो कंफ्यूज न हो जाए उससे। थोड़ा इसका ध्यान रखना ना। अब देखो ये बात बताता हूँ, इन्होंने जो ये रिपोर्ट निकाली है ना राजस्थान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या है, इन्होंने जो चार स्तंभ बनाए ना ये अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो आरएस मेंस का जो सिलेबस है उसमें इन्होंने ये खाद्य प्रबंधन एक वर्ड यूज कर रखा है, ये वाला इकोनॉमिक्स में। इसमें जो खाद्य प्रबंधन की जो परिभाषा होती है ना वो ये होती है कि खाद्य की सभी के पास पहुंच हो, सबके पास उपलब्धता हो और उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। ये तीन वर्ड यूज करोगे ना, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो खाद्य प्रबंधन का लास्ट चैप्टर दे रखा है ना उसमें ये तीन वर्ड यूज कर रखे हैं कि खाद्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य, कि भाई वो उसके पास सामर्थ्य भी हो, उपलब्धता भी हो, उसको तुरंत मिल जाए अपने गाँव में वो चीज जो उसको भोजन चाहिए। तो ये है ना, ये इन्होंने भी ये चीज मेंशन की है। देखो ये मतलब अच्छा लगा, ये उन्होंने लिख रखा है कि खाद्यान्न की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और खाद्य की उपयोगिता और खाद्य की स्थिरता। यहाँ इन्होंने दूसरे पैरामीटर यूज किए क्योंकि यहाँ पोषण की भी बात हो रही है इसलिए। बाकी एग्जैक्ट है ना तीन तीन पिलर पे खड़ा हुआ है खाद्य प्रबंधन। खाद्य जो सुरक्षा, सॉरी खाद्य सुरक्षा की फूड सिक्योरिटी है वो खाद्य की पहुंच हो, सबके पास पहुंचे पहली बात। फिर उसकी उपलब्धता हो, कि वो उपलब्ध हो टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं कि एक बार खोल के फिर वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। टाइम टू टाइम उपलब्ध हो, और फिर उसका प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हो, कि जितने रुपए, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए जो मिलता है खाद्यान्न मिलता है, वो उसको प्राप्त करने का 1 रुपया भी होना चाहिए उसके पास। ऐसे तो ये उससे मतलब लिंक करके ये रिपोर्ट वहां यूज भी कर सकते हो आप, जैसे है ना ये वाले वर्ड, ये अच्छे वर्ड है, कीवर्ड्स बोलते हैं इनको, है ना, यूज करने के लिए। अब ये है कि सुपोषित राजस्थान को भाई अच्छा करने के लिए या सुपोषित राजस्थान बनाने के लिए ये रिपोर्ट वगैरह इन्होंने की है। इसमें रैंक वाला लिखा गया कि हनुमानगढ़ था वो फर्स्ट रैंक पर था, लास्ट रैंक थी वो जैसलमेर की थी। अब यहाँ पर एक दिवस का जिक्र है। देखो हर साल क्या होता है ना, एक दिवस पूछता है प्री में, और इसकी लिस्ट शायद है ना 12-13, शायद 15 के आसपास होंगे जो मोटे मोटे हैं जो पूछने लायक हैं। जैसे इसने उन्हें क्लियर लेकर का सांख्यिकी की दिवस इस साल इस इकोनॉमी सर्वे में नहीं दे रखा है, 29 जून को होता है शायद ये, इसमें नहीं दे रखा है। बाकी पिछले वाले इकोनॉमी सर्वे में ये था, भाई 29 जून को मनाते हैं हर साल। ये कौन सा मनाते हैं 17वां, ये याद रख लेना। कई बार क्या होता है ना ऐसे फैक्ट्स भी पूछ लेता है, दिवस का पूछता है इफेक्ट। पिछली बार भी पूछा था 23 में, ऊर्जा संरक्षण दिवस का पूछा था, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस ऐसे करके पूछा है 14 दिसंबर वाला। तो वो डायरेक्ट मेंशन है। राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्रीय हाँ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछा था, वो इसमें मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में, आप देखोगे ऊर्जा वाले टॉपिक में दे रखा है वो। तो ये दिवस है ना ये एक साथ लिख लेना, एक साथ में लिस्ट बन, ताकि आपका एक क्वेश्चन
या कोई थीम पूछ लेगा उस दिवस की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इससे बात याद आई, जैसे वो 5 जून वाली बात बताता हूँ। जैसे वो मैंने 1972 की भी स्टोरी सुनाई थी ना, वो 5 जून को हुई थी ना, उस 1973 से ही हर साल 5 जून का दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वो याद रखना, वो 5 जून का वहां से लॉजिक था। वो जो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 5 जून को हुई थी। वो 5 जून से लगातार आज तक अपन वो मनाते आ रहे हैं, एनवायरमेंट डे 1973 से। ठीक है। फिर उसके बाद में ये एसडीजी जो राजस्थान का इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, वो उन्होंने लिख रखा है कि एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन करना पहला। दूसरा है कि जिलों के मध्य एसडीजी को अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धा विकसित करना, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित करना, ताकि भाई वो भी अपने अपने स्तर पर सब काम करें। बाकी पंचम संस्करण में इन्होंने ये इतने इंडिकेटर रखे थे, ये दे रखा है इन्होंने ना। ठीक है। और ये इसकी रैंकिंग हो गई। जैसे इसमें केवल बेस्ट रैंक और लास्ट रैंक याद रखनी है, जैसलमेर वाला। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने श्रेणियां बता दी थी कि अचीवर में, फ्रंट रनर में, परफॉर्मर में, एस्पिरेंट में। अब देखो 50 से कम स्कोर एक भी जिला नहीं है इसमें। देखो कि एक भी जिला 50 से कम स्कोर वाला नहीं है। पिछले साल वाला जो इंडेक्स था उसमें 12 जिला था, जो क्लियरली इन्होंने रेड कलर कर रखा था वहां पर। यहाँ पर रेड कलर कर रखा था उस टाइम से, यस है सर, ना। यस सर। कर रखा था इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस बार है ना, इन्होंने इसको कलर किया है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर है इसको, वो क्या करता है, ओरिजिनल को देखता है। वो ऐसे देखेगा, उसको डायरेक्ट दिखेगा ये, अरे यार ये क्वेश्चन रहा, इसको बना देते हैं। फिर ये बना देगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनाएगा, आसान क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ लेगा कौन सा टॉपर रहा। थोड़ा सा टफ बनाएगा तो क्या पूछेगा कि कौन सी श्रेणी में शामिल है। तब आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में चला जाएगा ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं, उसमें देख लेना। जो आपका है ना ये इकोनॉमिक सर्वे के जो मैंने 450 क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें एक क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया था ये। और एक क्वेश्चन ये भी डाला है कि राजस्थान में से जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है उसमें कौन सा जिला है जिसने अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। एक भी जिला नहीं है ना, जीरो आंसर है उसका। ये भी क्वेश्चन डाल रखा है। एस्पिरेंट में कौन है, एक भी नहीं है, ये भी आंसर हो जाएगा। अचीवर में भी एक भी नहीं है। फ्रंट रनर में है ये, झुंझुनू वाला होगा। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें है ना, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं देखो इसके। अब इसमें है ना कि ज्यादा गणित नहीं है। जैसे आधे घंटे की थी, अगर आपको स्टोरी समझ में आए ना, तो अब देखो इसके शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने कैसे बनाए, ऐसे बनाए। ये मैं जूम कर देता हूँ, रुको एक मिनट। ये लो, बस इसमें इतना ही लिखना है। देखो ऐसे बना सकते हो शॉर्ट नोट्स का। 2015 लिखो, 70वां 70 हुआ, 17 गोल थे, 169 था। ट्रांसफॉर्मिंग ओवर द वर्ल्ड 2030, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल, शीर्षक सामाजिक आर्थिक पर्यावरण एकीकृत वैश्विक गोल। ये 3 वर्ड यूज करने हैं। फिर उसके बाद में सार्वभौमिक है, सभी देशों के लिए, विकसित हो चाहे विकासशील हो चाहे अविकसित हो, कोई भी पीछे ना रहे। 169, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी। नीति आयोग आयोजना विभाग, प्रभावी क्रियान्वयन। पीपल प्लेनेट पार्टनरशिप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 1 जनवरी 2016 से 2030 तक। ये वापस लिख के 17 गोल की लिस्ट है, जो दीवार पे चिपका रखी है। ये दीवार पे रहनी चाहिए एनी टाइम। मैंने डाल दिया था, अपलोड कर दिया था ग्रुप में, कि आपकी हर टाइम ये दीवार पे 17 गोल वाली लिस्ट रहनी चाहिए। 17 के 17 गोल याद रहने चाहिए, मैच दो तब तक। अब देखो फिर एसडीजी इंडिया, मैंने ये पहले के बनाए हुए नोट्स, तो ये 3 वाला ही मेंशन है। 4 वाला देखो ये लिख रखा मैंने, ये 12 एस्पिरेंट में था। ये ये शायद 4 वाला भी लिख रखा है ये, है ना। ठीक है ना। फिर ये त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग समिति होती है राज्य स्तर पर। 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप है, जिला स्तर पर डीएम होता है सभी जिलों में। ये और ये 3 एक्शन कार्रवाई होती है, ग्लोबल एक्शन, स्थानीय कार्रवाई और आमजन कार्रवाई। बस इसके अलावा इसमें ना कुछ भी नहीं है, और एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये इसके शॉर्ट नोट्स हो गए। बस ये इतनी गणित है, अब इसको लेके नहीं घूमना है सारे दिन, ये जो नीचे वाला है। अब ये इतना रखो अपने पास, बस ठीक।